नमस्कार। सेवाग्राम वर्धा और कांग्रेस की प्रशिक्षण टीम, आज मुझे उन कुछ तत्वों पर बातचीत करनी है जिन्होंने एक साधारण मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता, राष्ट्रनायक और स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत बनाया। और कुछ वो भी स्पष्टीकरण आपको प्राप्त होंगे जिन्हें भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय आंदोलन के धूर्त और खलनायक की भूमिका निभाने वाले लोग, जो गांधी के गांधीत्व को, गांधी के बापुत्व को, गांधी के राष्ट्रपिता होने को अपने निरर्थक मूढ़मति से चुनौती देते रहते हैं। लेकिन मुझे यह नकारात्मक बालों पर अधिक समय वेस्ट नहीं करना है। मेरी प्रतिस्थापना से स्वतः ही उनके उत्तर आ जाएंगे। यदि आप गांधी को आरंभ में ही महामानव, देवता, पिता तुल्य, महान आत्मा से संबोधित करके उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनके विरोधी और जो लो प्रोफाइल और जो न्यू पीढ़ी है, जिन्होंने ना राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा है, ना स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है, जो पैदा ही 1947 के बाद हुए हैं, उन्हें क्या पता गुलामी क्या थी, उन्हें क्या पता स्वतंत्रता संघर्ष क्या था। इसलिए एक साधारण गुजराती जो लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया था और अफ्रीका में अपने एक क्लाइंट अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने जा रहा था, वो गांधी की यात्रा प्रोफेशनल थी, लेकिन अफ्रीका पहुंचने से पहले ही मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन के एक आरक्षित डिब्बे से वैध टिकट होते हुए भी जब मोहनदास करमचंद गांधी को मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर बाहर फेंक दिया गया, तब जो वो पहली रात थी मोहनदास करमचंद गांधी की, मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन के सुनसान अंधेरे अकेले कमरे के कोने में पड़ी हुई मोहनदास करमचंद गांधी की वो पहली रात, जिसमें रात भर तनाव में रहे और वहां से उस रात के तनाव का नाम क्रिएटिव टेंशन के रूप में स्थापित हुआ। अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी को यह तनाव हुआ कि वो क्या करे, वो आगे जाए या वापस लौट जाए। और अंततः उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे आगे जाना है और इस एपार्थाइड रंगभेद नीति का विरोध करना है। मुकदमा लड़ने गए थे और एक एम्पायर के विरुद्ध लड़ने का निर्णय हो गया उस क्रिएटिव टेंशन के परिणाम स्वरूप। अफ्रीका पहुंच गए, वहां एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो गया कि जो भी अफ्रीका में आएगा उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अदरवाइज वो अवैध कहलाएगा। इसमें एक और मजेदार बात थी कि एशियाटिक लोग वहां विवाह कर सकते थे लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे। इसी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट की यह बीमारी थी। ऐसे में उन्होंने इसका पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू विरोध करना शुरू किया। जब वो जोहान्सबर्ग से नटाल की यात्रा पर जा रहे थे, तब उनके मित्र ने उन्हें एक पुस्तक दी, मिस्टर पोलक ने, जो रस्किन की लिखी हुई थी, अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट किताब जॉन रस्किन ने इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के खिलाफ लिखी थी 19वीं शताब्दी में। 16-17 घंटे का गांधी जी का ये जर्नी था जोहान्सबर्ग से नटाल का। वो पूरी किताब उन्होंने पढ़ ली और उस पूरी किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने उस किताब के बारे में क्या कहा, ग्रेट बुक। इस अनटू दिस लास्ट से महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय का सिद्धांत सृजित किया। फिर 1906 में ब्रिटिश साम्राज्य की एपार्थाइड नीति का विरोध करने के लिए वो कोई शब्द खोज रहे थे, एक आंदोलन चलाने के लिए क्या टाइटल बनाया जाए। तो उन्होंने अफ्रीका में एक अपने कैंप में प्रतियोगिता जैसी घोषणा की कि जो भी कोई अच्छा टाइटल बताएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। और ऐसे में मगनलाल गांधी ने 1906 में एक शब्द सुझाया गांधी जी को, वो शब्द था सदाग्रह। गांधी जी ने उसकी विवेचना की। सद माने अच्छा और आग्रह माने आग्रह करना, इंसिस्ट करना।
तो गांधी जी ने समझा सद मतलब अच्छा और आग्रह उसके लिए इंसिस्ट करना, बल देना, जोर देना। उन्होंने कहा सद से अच्छा सत है, सत्य के लिए आग्रह, और फिर सत्य को उन्होंने कहा सत्य करो इसे। तब गांधी जी ने मंगललाल गांधी के उस सदाग्रह को अपने विचार और परिमार्जन से सत्याग्रह में परिवर्तित किया। दो थ्योरी बन गई। आप देखिए गांधी जी मौलिक थिंकर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो स्रोत उन्हें उपलब्ध हुए उनके द्वारा उन्होंने सत्याग्रह सृजित कर लिया, उन्होंने अनटू दिस लास्ट सर्वोदय कर लिया। अब तीसरी स्थिति आती है जो गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार बना, सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी इससे पहले अफ्रीका में पैसिव रेजिस्टेंस, सिविल रेजिस्टेंस इस नाम से मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन उन्हें थॉरो का जो 1849 में लिखा हुआ एक ऐसे मिला जिसमें ऑन ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का यह ऐसे, यह पुस्तक उन्होंने पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपार्थाइड और भेदभाव की नीति के खिलाफ जो वो पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल रेजिस्टेंस चला रहे थे, उस सब का परिमार्जन करके और थोरो का सिविल डिसोबीडियंस पढ़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन विकसित किया। और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का न केवल उन्होंने अफ्रीका में उपयोग किया, बल्कि भारत में आने के बाद आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का पता होगा कि 72 आदमियों के साथियों के साथ उन्होंने 241 मील लंबी सविनय अवज्ञा यात्रा आरंभ की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की और ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। इसी प्रक्रिया में ये तो हम भारत में आ गए, लेकिन अभी हमें वहीं अफ्रीका में रहना, मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी। फिर वो टॉलस्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये एक बहुत छोटा सा निबंध टाइप किताब थी, लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई। ये जब गांधी जी जेल गए तो उनके हाथ में थी। और दूसरा उन्होंने क्या करा कि जो रूस की उस समय थ्योरी थी, लव इज द लॉ ऑफ लाइफ, ये दोनों चीजें लियो टॉलस्टॉय से उन्होंने सीखी। किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू अर्थात आत्मा की आवाज, इनर वॉइस, जिसे भारतीय गांधी और गांधीवाद के विरोधी धूर्त कहते हैं कि अंदर की आवाज होती है। अंदर वो आत्मा की आवाज, वो ईश्वर की आवाज, वो पवित्र आवाज, जो जब भी कोई व्यक्ति किसी गलत काम को करता है तब वो उससे अंदर से आवाज आती है। नहीं, ये विवेकपूर्ण नहीं है, ये न्यायिक नहीं है। वो इनर वॉइस गांधी जी को टॉलस्टॉय की किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू एंड द लव इज द लॉ ऑफ लाइफ, ये उनसे मिली। 1910 में लियो टॉलस्टॉय की मृत्यु से पहले महात्मा गांधी के उनसे संवाद भी हुए। इस प्रकार एक साधारण सामान्य आदमी जो अपना एक प्रोफेशनल लॉयर के रूप में गया था, वो पूरे उस साउथ अफ्रीका को उसने अपने सत्य के प्रति आग्रह, असहयोग, पैसिव रेजिस्टेंस, सिविल रेजिस्टेंस और सिविल ओबीडियंस के द्वारा जनरल स्मिथ्स की अफ्रीकन सरकार को बाध्य किया। गिरमिटिया कानून वापस लिया गया और वो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट रद्द हुआ और गांधी के सत्याग्रह की, सिविल डिसोबीडियंस की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीत हुई, दर्ज हुआ। और जब महात्मा गांधी जनरल स्मिथ के साथ अफ्रीका में समझौता करके चले, तब पता है महात्मा गांधी ने जनरल स्मिथ को क्या भेंट किया था? पीतल का जूता। कितना सांकेतिक गिफ्ट था कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी, जो एक लायर के रूप में वैध तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक होने के नाते ब्रिटिश साम्राज्य के समान अधिकार मांग रहा था, आप लोगों ने नहीं दिए, और मैंने अपने सत्य के बल पर, सत्याग्रह के बल पर और सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा के बल पर वो मैंने आपसे प्राप्त किए। और ये
सत्य की विजय है, सत्याग्रह की विजय है, सविनय अवज्ञा की विजय है। और इस रूप में आप ये जूता स्वीकार करिए। और जनरल स्मर्ट्स को गांधी का वो जूता स्वीकार करना पड़ा था। ऐसे थे गांधी, ऐसे बने गांधी। पहले ये पढ़ाइए प्रशिक्षार्थियों को, गांधी देव नहीं थे, गांधी महामानव नहीं थे। वैसे उनकी आलोचना कर, या तो भक्त पैदा हो जाते हैं उनके, या आलोचना करने लगते हैं उनकी, निंदा करने लगते हैं। गांधी निश्चित रूप से एक सामान्य और साधारण लॉयर थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके महान बनने की कथा किस तत्व में निहित है? सत्य के लिए आग्रह में, सेल्फलेसनेस में। गांधी क्यों महान हो गए? क्योंकि उन्होंने जो भी किया मानव जाति के लिए किया, सत्य के लिए किया, शोषण के विरुद्ध किया, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध निशस्त्र संघर्ष किया। आज देखते हो आप 144 के डर से, धारा 144 के डर से लोग घर से नहीं निकलते हैं। और वो एक मोहनदास करमचंद गांधी, निहत्ता, निशस्त्र, साधारण रूप में क्रस का ऐसा व्यक्ति ब्रिटिश एम्पायर से लड़ गया। यही नहीं, वो जीवन पर्यंत 1948, 23 जनवरी 1948 तक, अपनी मृत्यु तक लड़ता रहा और सत्य के लिए आग्रह करता रहा, और वो कभी पराजित नहीं हुआ। ये इनकलकेशन था गांधी जी का। उस इनकलकेशन को पढ़ाइए, इन्फ्यूज कीजिए, इम्पोज मत कीजिए, पोज मत कीजिए। तब एनर्जी रीजनरेट होगी, तब कोई गांधी का फॉलोअर, तब कोई सत्य का आग्रही बनेगा, तब कोई सिविल डिसोबीडियंस के लिए तैयार होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, केवल आवरण से ही आप शिक्षा देना चाहते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस और जय प्रशिक्षण टीम। जय हिंद, जय सेवाग्राम, जय महात्मा गांधी।